हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर आ गए हैं आपके सामने। और लास्ट क्लास में हमने प्रॉमिस किया था कि आज हम थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और बेटा डिफ़िकल्टी के नाम से आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हो, तो बेटा घबराना नहीं है, हम हैं ना साथ में। हम आपको सिखाएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और बहुत इजी है, आपको देखने में डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा कि कैसे उसको एक्चुअली करना है ना। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। बेटा देखो, एक तो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है और दूसरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, और मिरर ध्यान रखिए कनकेव मिरर है। तो जैसे ये मिरर की बात आती है आपके दिमाग में कनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स बनने लग जानी चाहिए, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि कनकेव मिरर के सामने लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, विच प्रोड्यूसेज ए रियल इमेज। क्वेश्चन कह रहा है कि रियल इमेज है, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइड में ही इमेज बन रही है, यानी कि मिरर के सामने बन रही है ना। क्योंकि वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है बेटा, मिरर के पीछे बनती है, और रियल इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के सामने बनेगी। तो जहाँ पे जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है ना, वही साइड पे इमेज बनेगी। और इमेज की हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। बेटा दो चीजें निकालनी है, फोकल लेंथ भी निकालनी है और इमेज भी निकालनी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बेटा हम कैसे करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है बेटा उसको उसके साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। और ऐसा करने के लिए पहले तो हम एक दिमाग में एक रफ सा स्केच बना लें कि आखिरकार देखें होगा क्या। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक कनकेव मिरर बना लेंगे। ये हमने कनकेव मिरर बना लिया और ये पीछे शेड कर दिया, है ना बेटा। शेड करने का मतलब ये पीछे वाली साइड रफ हो गई तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाली हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ठीक, क्लियर। और पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे बेटा। हम पॉइंट्स को क्या क्या मार्क करेंगे, ये हम मार्क करेंगे एज अ पोल और ये मार्क करेंगे एज अ सी, और इन दोनों के बीच में मार्क करेंगे फोकस, है ना। एक रफ सा आइडिया ले लेंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई बन रही है और ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है। बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 से डिनोट करते हैं, है ना। और ये बराबर +2 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा अपराइट पोजीशन पे रखा जाता है। और इमेज जो बन रही है उसकी हाइट h2 होगी। और बेटा ध्यान रखो रियल इमेज है ना। तो रियल इमेज कैसी होगी बेटा, इन्वर्टेड होगी। और 3 सेंटीमीटर की है तो ये -3 लिख देंगे। माइनस क्यों, क्योंकि बेटा वो रियल और इन्वर्टेड है ना। इन्वर्टेड इमेज तो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, इसलिए हमने -3 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब यहां पे देखिए, आपको देखिए कि इमेज की हाइट क्या है, एक तो थोड़ी सी ज्यादा है ऑब्जेक्ट से, है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 2 है तो इमेज की हाइट 3 है। तो इसका मतलब जो हो गया कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड बन रही है। तो बेटा मैग्नीफाइड इमेज तब बनेगी जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो ये अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे तो उसकी इमेज कुछ यहाँ पे बनेगी, है ना। और ये आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अगर अपराइट रखा गया है तो इमेज इन्वर्टेड और रियल बनेगी जो कि मिरर के सामने है। बिल्कुल क्लियर है। अब आप रे डायग्राम चाहे तो बना ले, या रे डायग्राम अगर नहीं भी बनाना चाहते, चूंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो जरूरत नहीं है आपको रे डायग्राम बनाने की।
है ना, समझने के लिए आप बना सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज का आइडिया लग गया कि ऑब्जेक्ट कहां पे होगा एक्चुअल में, और उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी कहां पर बन सकती है, ये हमको आइडिया लग जाएगा। चलिए, ये दो तो इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमने देखो क्या क्या ले लिया बेटा, एक तो ये ले लिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया, और दूसरा हाइट ऑफ इमेज ले लिया, और तीसरी चीज क्या है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू गिवन है -16 लेंगे। आप कहेंगे सर माइनस क्यों लिया, क्योंकि बेटा देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मिरर के सामने रखा हुआ है, और जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और पोल के राइट साइड में क्या होती है बेटा, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। बेटा समझ में आ गया। तो अब ये तीन इंफॉर्मेशन हमको गिवन है ना बेटा। अब इससे अब हमको सारी चीजें निकालनी है। तो अब हमें फोकल लेंथ नहीं पता और हमें पोजीशन ऑफ इमेज नहीं पता, यानी कि एफ नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और वी भी नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, चलिए अब कैसे निकालेंगे। देखो बेटा 1/f और 1/v प्लस 1/u वाला फॉर्मूला तो अभी नहीं लगा सकते, अभी हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये बराबर -v/u भी होता है ना। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके v की वैल्यु निकाल लेंगे। तो बेटा v बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चला गया तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स u h2/h1। बोलो बेटा, है ना। तो u इधर मल्टीप्लाई हो गया और माइनस को भी हम इधर ले गए, तो v बराबर ये आ गया। अब v अननोन है, तो अननोन क्वांटिटी अपने आप अपने साइन के साथ आ जाएगी। u आपको पता है, h2 आपको पता है, h1 आपको पता है, तो ये सारी चीजें जो पता है ये साइन के साथ हमने लिख दी। ऐसे करके हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा यहां पे हमने एक लाइन खींच दी और v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, -u। तो बेटा -u यानी कि माइनस ऑफ u हो गया -16। इसीलिए यहां पे देखिए, ध्यान रखिए, यही गलती करेंगे आप, जो गलती करेंगे वो यही करेंगे, साइन कन्वेंशन में ही गलती करेंगे। और फॉर्मूले में है क्या, दो ही तो फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का और मिरर का फॉर्मूला है, बाकी तो कुछ है भी नहीं। अब H2 को साइन के साथ रखेंगे, -3 रखा, ठीक है। अब देखिए यूनिट सबका ध्यान रखिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सबका यूनिट सेम होना चाहिए। और H1 की वैल्यू भी हमने रख दी, दैट इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो v की वैल्यू आ जाएगी, अब ये देखिए 3 बार माइनस हो गया, तो यानी कि एक माइनस तो होगा ही, क्योंकि ये दोनों तो प्रोडक्ट में पॉजिटिव हो गए, और ये हो जाएगा -24 सेंटीमीटर v की वैल्यू आ गई। बेटा अब हमारे लिए इजी हो गया, क्योंकि v पता चल गया, u पता चल गया, तो अब हम f निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ। अब आप यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, बड़े मजेदार ऑप्शंस दिख रहे हैं, है ना। v की वैल्यू -24 और +24 +24, तो आपकी आंसर में तो -24 आ गया, यानी कि या तो ए ऑप्शन सही होगा या सी ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही है ना। अब वेरीफाई कर लेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे, तो उससे वेरीफाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे मिरर फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे क्या, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। तो फोकल लेंथ निकालनी है। चलिए v और u को साइन के साथ रखेंगे, क्योंकि ये तो अब हमको पता चल गया है। तो पहले तो हम v का साइन रखेंगे -24 और u रखेंगे -16, तो ये हो जाएगा 1/-24 और ये हो गया -1/16, ठीक। तो इसको हम निकाल लेंगे, 1/f बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप एलसीएम देखें
तो इसको सीधे सीधे कोई बात नहीं, 24 इंटू 16 कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, और ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा -16 -24। ठीक, तो ये जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 4, ये हो जाएगा 10, है ना, और ये हो जाएगा -40 हो गया, और नीचे हो गया 24 इंटू 16 हो गया। तो f बराबर 24 इंटू 16 अपॉन -40 हो गया। ठीक है, और अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये देखिए, ये तो 8 से कैंसिल होके 2 हो जाएगा, और ये 8 से कैंसिल होके 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -48/5 हो गया, है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे डेसिमल में, तो बेटा ये वैल्यू जो आएगी वो -9.6 आएगी। तो f की वैल्यू -9.6 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट कर ली। बेटा देखो माइनस साइन आ रहा है, तुमको हमको सबसे ज़्यादा जो मतलब होगा वो बेटा साइन का होगा। आपको तो पता है, ये तो आप लोग लोअर क्लासेस में सीख चुके होंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। मेन बात जो है वो फोकल लेंथ नेगेटिव साइन के साथ आ रही है, यानी कि कनकेव के केस में जैसा कि हमने आपको बताया था कि बेटा फोकल लेंथ किस साइन के साथ आती है, माइनस साइन के साथ आती है। आप देख भी सकते हैं कि ये देखिए, ये इधर की तरफ फोकस हो गई तो इधर की डिस्टेंस नेगेटिव, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव। आपको याद है मैंने थ्योरी में ये सारी बातें आपको समझाई थी अच्छे से। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। तो दिखने में थोड़ा सा मुश्किल आपको ज़रूर लगा कि आपने थोड़ा सा सोचा, हाय राम, मैं कैसे इमेज भी निकालूंगा, फोकल लेंथ भी निकालूंगा, और आपके पास दिमाग में यही एक फॉर्मूला है और इसमें तो v भी निकालना है, f भी निकालना है, सिर्फ u ही गिवन है। तो बेटा यही तो ट्रिक है, यही तो सीखना है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन करके आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और जिससे आप चीज़ों को समझ जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया जिसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसको समझेंगे बेटा। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर। देखो बेटा, एक चीज तो ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है जो कि मिरर के सामने होगा और वो नेगेटिव होगा, लेकिन मिरर स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि हमें नहीं पता कि वो कनकेव है या कन्वेक्स मिरर है। एक तो ये चीज हमको पता नहीं है, बड़ा थोड़ा सा अब चीज़ों को मुश्किल कर रहे हैं ना। तो मैग्निफिकेशन इज m1, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को ये पोजीशन पे रखा गया था तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू m1 थी। ठीक है, और अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 15 सेंटीमीटर फार्दर अवे, यानी कि अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 प्लस 15 हो गया और मैग्निफिकेशन अब क्या हो गया, m2 हो गया। तो हम यहां लिख लेते हैं बेटा, सबसे पहले तो काम करेंगे ये लिख लेंगे, है ना। तो इनिशियली मतलब शुरुआत में u1 है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 था तो मैग्निफिकेशन m1 था। ठीक है, जो कि हमें नहीं पता। और फाइनली जब हमने ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर और दूर खिसका दिया, तो जब ऐसा करेंगे तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब -40 हो गई ना बेटा, क्योंकि पहले मिरर के सामने 25 थी, अब 15 और आगे कर दी तो -40 हो गया और मैग्निफिकेशन m2 हो गया। ठीक है, तो ये गिवन इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं बेटा, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सवाल को समझ रहे हैं।
ठीक है। और समझने के लिए क्या करते हैं बेटा, गिवन इंफॉर्मेशन को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। एक बार हम जरूर बहुत धीरे धीरे आराम से समझ रहे हैं, लेकिन होगा क्या, एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आप चीज़ों को फटाफट से करने लग जाएंगे। तो हम धीरे धीरे आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें हो क्या रहा है, कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए, है ना, तो यहाँ पे अब ये दोनों चीज़ें तो पता चल गई। अब कह रहा है कि इफ द मैग्निफिकेशन बिकम्स m2, ये तो हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन फर्दर कह रहा है कि m1 और m2 का रेशियो 4 है, यानी कि अब m1 और m2 का रेशियो 4 गिवन है। देन कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है, f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये तो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन थी जो कि ऊपर हमने लिख ली। अब इसको सॉल्व करना है, यही तो हमारे पास चैलेंज है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बेटा, मैग्निफिकेशन की कंडीशन आपको पता है और इसमें मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे, ये होता है -v/u। और दूसरा मिरर फॉर्मूला देखेंगे जो कि 1/f = 1/v + 1/u। अब हमको जो सवाल को सॉल्व करना है वो बेटा इन्हीं दोनों फॉर्मूले की मदद से ही करना है, क्योंकि हमारे पास और कोई तीसरा फॉर्मूला तो है नहीं। और इन्हीं को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके चीज़ों को समझ लेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले को हम फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला कह देंगे और मिरर फॉर्मूले को सेकंड नंबर का फॉर्मूला कह देंगे। तो हम सेकंड वाले में क्या करेंगे, अब इस सेकंड फॉर्मूले को ले लेंगे। सेकंड फॉर्मूला यानी कि हमने ले लिया 1/f = 1/v + 1/u ले लिया। इसको u से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा u/f और ये हो जाएगा u/v और ये हो जाएगा u/u, है ना बेटा। कुछ नहीं किया, सिर्फ u से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सारा इधर लिख दिया। अब आप ये देखिए u/u तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब u/f और इसको हम क्या करेंगे, इधर ही रहने देंगे। तो ये बराबर u/v + 1 हो जाएगा। बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, कुछ है भी नहीं। और अब हम थोड़ा सा इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो ये देखिए डबल एरो का मतलब कि अब हम चेंज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा, तो u और v को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -u/v। बेटा जब उधर जाएगा तो, और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 -u/f, है ना बेटा। ऐसा कर लेंगे हम। और ऐसा करने के बाद अब हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गई, तो इसको अब हम लेके नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलें, पहले तो हम ये लाइन खींच लेते हैं और फिर नेक्स्ट पेज पे क्या गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा -u/v, है ना, यहाँ लिख लिया -u/v = 1 -u/f। चेक कर लेंगे बेटा, कोई भी चीज़ जब ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे पेज पे तो चेक कर लेंगे। -u/v 1 -u/f, तो -u/v 1 -u/f, ठीक है। अब इसको -u/v एज इट इज लिख देंगे और ये देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करके f - u/f लिख देंगे, है ना बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो -v/u हो जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो f/f - u। क्या बन गया, ये आ गया ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अब हम ये भी लिख सकते हैं, क्या, f/f - u। ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को निकालने के लिए ये सारी एक्सरसाइज हम कर रहे थे, ठीक।
तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो इस टर्म्स में था उसको अब हम फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में ले आए, है ना, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और फोकल लेंथ निकालनी है। यही तो चीज है, यही तो ट्रिक है बेटा। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो अब हमें कुछ ऐसी रिलेशनशिप चाहिए थी जहां पे फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। बेटा समझ में आ गया? अब यहां पे दोनों बातें देखेंगे, इनिशियली क्या था और फाइनली क्या था। तो इनिशियली इसको दोबारा लिख लेंगे, u1 यानी कि इनिशियल डिस्टेंस -25 और मैग्निफिकेशन m1 थी, तो u1 बराबर -25 और मैग्निफिकेशन m1 थी। तो इसका मतलब m की जगह m1 रख देंगे और फोकल लेंथ हमें पता नहीं है, तो ये हमने रख दी। और f -u है, तो माइनस ऑफ -u यानी कि +u हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बेटा समझ में आया? या हम थोड़ा सा और, आप लोग क्या करते हो, कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये कैसे आपने स्टेप लिख दिया। तो माइनस और u1 की जगह आप -25 लिख दीजिए। अब तो समझ में आ गया, अब तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो कई बार आप लोग थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों पे कंफ्यूज हो जाते हो, घबराते बहुत हो। आप लोग को घबराना नहीं है बेटा, आप लोग बहुत अच्छे हो, बस डरो मत, है ना। साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको समझ के करेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। होता क्या है कि आप लोग रटने की कोशिश करते हैं, जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप सोचते हो चलो मैं रट्टा मार लेता हूँ और कैसे भी करके एग्जामिनेशन को पास कर लेता हूँ, उससे मज़ा नहीं आता। साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने में ही तो मज़ा है, और जब आप समझ के चलते हैं तो इट इज़ रियली अ फन। चलिए देखते हैं, अब आगे देखेंगे। m1 बराबर, इसी को सिंप्लीफाई कर लिया, f अपॉन ये देखिए f +25 हो गया। तो m1 की वैल्यू आ गई, है ना बेटा। इनिशियली ये आ गया। अब फाइनली देखेंगे क्या होगा हमारे पास। फाइनली u1 आपको याद है -40 लिखा था और मैग्निफिकेशन m2 था, यही लिखा था। देखिए u2 -40 और किसके बराबर था, मैग्निफिकेशन m2, तो इसको u2 कर देंगे, है ना, u1 की जगह। क्लियर हो गया? अब यही चीज हम दोबारा इस फॉर्मूले में डाल देंगे, तो अब m की जगह m2 हो गया और f तो हमें निकालना है, अपॉन f माइनस ऑफ -40 कर दिया, तो ये हमको मिल गया m2f अपॉन f +40। ये हमको अब m2 की वैल्यू मिल गई। बहुत इजी है। अब मजेदार कहानी क्या कहता है, m1 और m2 का रेशियो 4 है, तो f की वैल्यू फाइंड करिए। अब हम m1 और m2 को डिवाइड कर देंगे, तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग m1 और m2, वी गेट, क्या मिलेगा, चलो देखते क्या मिलेगा। आ जाओ, ये हमने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चले गए और लाइन खींच दी। ये सवाल मैंने जानबूझ के चूज किया लेंदी, क्योंकि इससे क्या है, अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपका मिरर से रिलेटेड। चलिए अब हम m1 और m2 का रेशियो लिख लेंगे क्या क्या है। तो इधर अब हम नेक्स्ट पेज पे चले गए। m1, अरे ये कभी कभी ये बोर्ड भी ना परेशान कर जाता है। m1 और m2 का रेशियो, चलो लिखते हैं। m1 f अपॉन f +25 लिख देते हैं, f अपॉन f +25, और m2 f अपॉन f +40, है ना। अब आप बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 और ये ऊपर चला गया तो f +40 और नीचे हो जाएगा f +25, कुछ ऐसे ही आ जाएगा। और ये रेशियो गिवन है ना, कितना गिवन है बेटा, m1 और m2 का रेशियो कहाँ था, कहीं गिवन था पीछे और होगा, हाँ ये गिवन है 4। वेरी गुड, m1 और m2 का रेशियो
4 गिवन था, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एफ प्लस 40 अपॉन एफ प्लस 25। सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली, साइन का भी कंसिडरेशन कर लिया। अब सिर्फ क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, चलिए करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू एफ प्लस 25 बराबर एफ प्लस 40 हो गया। तो ये हो जाएगा 4f प्लस 4 इंटू 25 100 बराबर एफ प्लस 40। अब आप देख लीजिए, ये इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3f और ये इधर चला गया तो ये हो जाएगा 100, इधर माइनस हो जाएगा ना, तो 40 माइनस 100 तो माइनस 60 हो गया। ओहो, तो ये हो जाएगा माइनस 20, f बराबर माइनस 60/3 माइनस 20 आ गया। वेरी गुड, आंसर आ गया। अब यहां पे देखिए ये आंसर मैच हो गया। सस्पेंस रखा था मैंने इस बार, देखिए है ना। तो माइनस 20 का मतलब, अब आप बताइए मिरर कौन सा हुआ, कनकेव मिरर। याद है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। तो ये दोनों तो कन्वेक्स की कंडीशन हो गई, ये दोनों कनकेव की हो गई, तो मिरर आइडेंटिफाई हो गया, साइन के साथ आ गई फोकल लेंथ। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आज के न्यूमेरिकल से रिलेटेड। अब हम कनकेव मिरर को कंक्लूड करते हैं और लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो यूसेस ऑफ द कनकेव एंड द कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे कुछ यूजेस ऑफ कनकेव एंड द कन्वेक्स मिरर। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर कि क्या यूसेज है, जो हमने मिरर अभी पढ़े हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन टीथ। डेंटिस्ट के द्वारा वो होता है इस्तेमाल। डेंटिस्ट जो है वो देखने की कोशिश करता है कि भाई आपके दांतों में कोई छेद है कि नहीं है, क्योंकि बच्चे तो चॉकलेट बहुत खाते हैं भाई, बहुत खाते। चॉकलेट दे दो बस खुश हो जाएंगे, वाह। और जब चॉकलेट खाओगे और बेटा रात में ब्रश नहीं करोगे तो दांत में कीड़े ज़रूर आएंगे, है ना। तो वहाँ पे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा बीमार भी पड़ते हो तो थ्रोट भी ख़राब होता है, कान भी में भी दर्द होता है, कान में भी थोड़े से मैल वगैरह आ जाते हैं। तो वो सब एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, किसका, कनकेव मिरर का। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट, यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। वाह, क्यों भाई? क्योंकि क्या होता है, क्लोज शेव करना होता है ना। एक पिक्चर आई थी मैंने प्यार किया, उसमें सलमान खान कहता है कि जब मैं उल्टा शेव करता हूं तो मैं बहुत हैंडसम लगता हूं। तो यही चीज़ है, जब क्लोज शेव होता है तो आदमी बड़ा हैंडसम लगता है। वैसे देखिए मेरी तो दाढ़ी बढ़ी हुई है अभी फ़िलहाल तो, है ना। और शेविंग मिरर क्या करता है, हेल्प क्या करता है कि आपको छोटे छोटे बाल जो आपको नहीं दिखाई देते हैं तो वो इनलार्ज करके दिखाता है और आप क्लोज शेव करते हैं, जिससे थोड़ा सा बड़ा स्मूथनेस आती है चेहरे पे, ठीक। तो यूज एज अ शेविंग मिरर ये भी इस्तेमाल होता है। आप वैसे तो घरों में नहीं होता है, लेकिन 5 स्टार होटल में आप जाएंगे तो वहाँ ज़रूर मिलेगा इस तरह का शेविंग मिरर कनकेव मिरर के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन दी ऑटोमोबाइल हेडलाइट। बेटा आपके जो मोटरसाइकिल हो गई, जो कार हो गई, उसमें जो हेडलाइट होती है उसमें कनकेव मिरर होता है। एग्जैक्टली कनकेव तो नहीं होता है, लेकिन कनकेव की शेप में जो मिरर होता है उसको पैराबोलिक मिरर कहते हैं। तो एक्चुअल में वो पैराबोलिक ही होता है, लेकिन उसकी शेप जो होती है वो कनकेव की तरह होती है, बस थोड़ा सा वो एक और बेंडिंग ज़्यादा हो जाती है। और चौथा, यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन द सोलर फर्नेस। कई बार क्या होता है, सोलर फर्नेस, सोलर कुकर होता है, उसमें क्या होता है, एक छोटा सा हमारे पास बर्तन होता है, उसमें हम सन रेज को फोकस करते हैं ताकि वो हीट अप हो जाए। तो वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है
कनकेव मिरर। ये वैसे तो कॉमनली देखने को नहीं मिलता है, अब तो खैर नहीं कॉमन है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म्स के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, कन्वेक्स मिरर क्या होगा। ये देखिए, रियर व्यू मिरर इन दी व्हीकल्स, पीछे देखते हैं। कई बार आप मोटरसाइकिल में साइड व्यू मिरर देखते हैं तो आप सोचते हैं यार ये तो बाल बनाने के लिए है। अच्छे से बाल बना लेते हैं, आप उसको देख के कंघी भी कर लेते हैं, लेकिन वो बाल बनाने के लिए नहीं है, वो पीछे देखने के लिए है, वो पीछे से आने वाले ट्रैफिक को देखने के लिए है। तो आप बाल मत बनाइए उसको देख के, उससे क्या होगा, पीछे से ट्रैफिक जो आता है उसको देखने के लिए मिरर होता है, उसको कहते हैं रियर व्यू मिरर। और ये क्यों इस्तेमाल होता है रियर व्यू मिरर की तरह, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो वो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाएगा, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है तो सीधी इमेज बन रही है, और वर्चुअल है तो मिरर के पीछे बन रही है। तो आप इधर की तरफ देख रहे हैं, सामने ट्रैफिक भी देख रहे हैं और इधर मिरर भी देख रहे हैं, तो आपको पीछे की चीज़ें भी दिख रही हैं, दोनों बातें हो गई, है ना। अगर इन्वर्टेड होते तो पता चलता भैया सिर की जगह पैर, पैर की जगह सिर, तो वो और गलत हो जाता। तो इसलिए एक तो ये तरीका हो गया, इसलिए इस्तेमाल होता है रियर व्यू मिरर के लिए। दूसरा, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। आउटवर्ड कर्व होने की वजह से फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो चीज़ें दिखनी चाहिए वो हमको बड़ी दिख जाती हैं और फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हो जाता है, यानी कि कई सारी चीज़ें हमको दिख जाती हैं रियर व्यू मिरर में, यानी कि पूरी रोड हमको दिख जाती है एक तरह से। ये हमारे पास जो कुछ यूसेज हो गए कनकेव और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड, ये हमने मिरर का चैप्टर आज हमने कंक्लूड कर लिया है। और अब हम आगे बात करेंगे, और नेक्स्ट अब हम रिफ्रैक्शन से संबंधित बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अब हम रिफ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है बेटा, तब तक आप इस चैप्टर को, इसके इतने पार्ट्स को रिवाइज ज़रूर करिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।